हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 को देखेंगे, ज्योग्राफी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से। आज हम लोग का टॉपिक है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरह से देख ले, इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग कुछ देखते हैं, ठीक है। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है और बाकी पर महासागर, यानी 71% जो बाकी है उसमें क्या है, तो महासागर है। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पूरा काल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही अध्याय का एक विषय है, पॉइंट है। देखते हैं महाद्वीपीय प्रभाव क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अटलांटिक महासागर तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति यानी सिमेट्री है। इस समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 ईस्वी में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस, इम्पोर्टेंट है, ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 ईस्वी में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत थ्योरी महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीपीय इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने एक बड़े महाद्वीपों को पेंजिया का नाम दिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेंजिया का नाम दिया बड़े महाद्वीपों को। कौन? तो अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, यानी पूरे पृथ्वी, यानी संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पेंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल, यानी पूरे जल ही जल है पृथ्वी पे। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेसिया और गोंडवाना लैंड, लरेसिया और गोंडवाना लैंड, यहाँ गोंडवाना लैंड की बात करें तो बहुत बार पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं। तो इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद मेडागास्कर और भारत, फिर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका, ये सभी देश आते हैं गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेसिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। इनमें कुछ इस प्रकार है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, महाद्वीपों में साम्य क्या था? दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखा अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती है। यह भी ध्यान योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक
कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह शाम में बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। शाम में बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फीट की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारित रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि ने महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सेल समुद्रों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। टिलाइट क्या है? टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तत्व में घने टिलाइट है जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिम आच्छादन है और इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी की तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप क्या है? घना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोनायुक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती है, यानी पहले घाना में भी और ब्राज़ील में पहले घाना ही था, सेम था, ब्राज़ील था। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाली सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे, यानी दोनों सेम थे। जब ये दोनों महाद्वीपीय एक दूसरे से जुड़े थे तो जीवाश्मों का विवरण। यदि समुद्री अवरोधक दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती है। इस परिप्रेक्ष्य से है कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावर सेल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। प्रवाह संबंधी बल क्या है? फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग क्या है? वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। क्या? पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल। सेकेंड हो गया ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दूसरा बल जो वैगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के कारण ये बल प्रभावकारी होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर के अनुसार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। संवहन धारा सिद्धांत 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल में क्या पाया था? सीमा मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंडल भाग में उत्पन्न होती है। आर्थर होम्स ने तर्क किया कि पूरे मेंटल सीमा जिसमें पाया जाता है भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था।
महासागरीय अधस्थल का मानचित्र। महासागरों की बनावट और आकार का विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागर का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोस्ट वर्ल्ड वार द्वितीय यानी द्वितीय वर्ल्ड विश्व युद्ध जो हुई थी कब से कब 1939 से 45 तक चला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयाँ हैं जो प्राय महाद्वीपों के किनारे पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। महासागरीय परपटी जो सियाल पाया जाता है वो परपटी चट्टानों के काल निर्धारण डेटिंग से यह स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के निटल की चट्टानें महासागरीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ में चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। देख सकते हैं आप लोग चित्र के थ्रू ये प्रत्येक तल के ऊंचा संचयी जो महासागरीय स्थल है, महाद्वीपीय ढाल है, ये औसत गहराई नीचे जा रही है, महासागरीय बेसिन है, गंभीरतम महासागर है, महाद्वीपीय ये ऊंचाई और गहराई के बारे में बताया गया है, उच्चतम पर्वत, ये सब समुद्र तल, इन सबको आप लोग देख सकते हैं। महासागरीय स्थल की बनावट इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृति अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित है। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट भाग महाद्वीपीय सीमा, सेकेंड भाग गहरे समुद्री बेसिन और थर्ड में मध्य महासागरीय कटक। महासागरीय सीमा क्या है? यह महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल है। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। वितलीय मैदान, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहा कर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक क्या है? मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट मतलब क्या था पूछा था। रिफ्ट मतलब धंसा हुआ स्थान जिसको कहते हैं ना, वही होता है। एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता से मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव ज्वालामुखी पूछा जाता है कि एक मात्र जो है ना मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पाया जाता है तो हवाई द्वीप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हवाई द्वीप प्रशांत महासागर। ठीक है, पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। भूकंप व ज्वालामुखियों का विस्तार, भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी विस्तरण दिए गए मानचित्र में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर में मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह 2 भाग में बट जाती है जिसकी एक शाखा, एक ब्रांचेज आप लोग इसको देख सकते हैं। यह है हवाई द्वीप, ये ज्वालामुखी पर्वतमाला, ये सब देख सकते हैं आप लोग। हवाई द्वीप पूछा जाता है कहाँ? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर को ही हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और एक इसी में ये हवाई द्वीप जो है इसी में एक सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देख सकते हैं ये एस आकार का जो है ना यह अटलांटिक महासागर है एस आकार का। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये ज्वालामुखी है, उद्गार, ये सब
तप स्थल, ये जो है ना, ये सब तप स्थल है, हॉट हॉट स्थल सब है। यहाँ से जो ज्वालामुखी निकलती है, इसमें मैग्मा, यहाँ से लार्वा जो निकलता है, ये लार्वा, ये यही से है। ये भारत का है, ये भारत का, ठीक है, ज्वालामुखी। इस तरह से आप लोग रोक के देख सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी तक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप यह पाएंगे कि बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों और प्रशांत महासागरीय किनारे के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारे पर ये केंद्र अधिक गहराई पर है। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहाँ है, प्रशांत महासागर को भी कहा जाता है। सागरीय अधस्थल का विस्तार, जैसा कि आप वर्णन किया गया है कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, जो वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पुराचुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र में विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया, और ये उद्गार उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाए जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुव पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय प्रपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय प्रपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई महासागरीय है। महासागरों में द्वीपों का वितरण देख सकते हैं आप लोग। ये तप स्थल है, दुर्बलता मंदर, अष्टल मंदर, महासागरीय पटल, ये डाउन हो रहा है, ठीक है, महासागरीय पटल है। ये अभिसारी प्लेट सीमा है, रूपांतरण प्लेट, ये जो है ना, दो प्लेट होते हैं, एक खिसक जाते हैं, वही अपसारी प्लेट, अपसारी हो प्लेट पूछा जाता है। ये मतलब दूर जाना, ये दूर जा रहा है, खिसक रहा है, हट रहा। अभिसारी, इस तरह से आप लोग रोक के देख सकते हैं, ये सब जितने भी हैं। पर्पटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य सागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र जिसको कम गहराई पर विद्यमान है। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हैस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार, देख सकते हैं आप लोग मानचित्र में, ये ग्लोब है, कैसा था, जो 54 लाख वर्ष पहले ऐसा था, 42 लाख वर्ष पहले ऐसा हुआ, उसके बाद 3000 लाख वर्ष बाद ऐसा रहा, फिर 12 लाख वर्ष बाद ऐसा बन गया। धीरे धीरे देखते हैं ये चेंज हो रहा है, महाद्वीपीय और महासागर सब। फिर वर्तमान प्रेजेंट में इस तरह से हैं, हट हट के सब प्लेट, यानी हट हट गया है द्वीप सब, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। पिछले 54 लाख वर्षों में महाद्वीपों की गति अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं साइबेरियन एमिलानी 1992, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखी उद्भेदन में महासागरीय प्रपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय प्रपट्टी के दोनों तरफ धकेल रहा। इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा। महासागरीय प्रपट्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर में न सिकुड़ने पर हैस ने महासागरीय प्रपट्टी के क्षेपण की बात कही है। इसके अनुसार यह ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है। दूसरी तरफ महासागरीय गलतों में इसका विनाश भी होता है। महासागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। प्लेट विवर्तनिकी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स सागरीय तल विस्तार
ना के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट, मेंटल में सीमा पाया जाता है और सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरणार्थ, प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित, ये देख सकते हैं आप लोग, जो है ना, एशियाई प्लेट है, यहाँ पे भारत का ये प्लेट है, फिलीपींस का पूर्वी महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये जो है ना प्रशांत महासागर का प्लेट है, ये देख सकते हैं। कैरेबियाई प्लेट है, ऐसा ये अफ्रीकी प्लेट है, सब प्लेट डिवाइडेड है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं लोग के अब जितना भी है। पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख प्लेट के प्रकार क्या है? अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसको चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तट सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इससे अलग करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है। यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तट सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्लेटें, कोकस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के एक बीच है। नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशियाई महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट, ये एक इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, कैरोलियन प्लेट। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर यह प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही है। वैगनर की संकल्पना की केवल महाद्वीपीय गतिमान है। सही नहीं है कि महाद्वीपीय एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। यह निर्विवाद तथ्य है। भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही है और भविष्य में भी गतिमान रहेगी। विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वैगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है, भूवैज्ञानिक काल पर्यटन चलायमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय महाद्वीप, अधिकांशतः महाद्वीप भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है। अपसारी जिसको कहते हैं, जिसको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं, जो दूर जाना कहते हैं ना, दूर जाना। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई परपटी का निर्माण होता है तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें
प्रसारी यानी स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। अवसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिकी व दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही है। अभिसारी सीमा क्या है? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है वहाँ अभिसारी सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रतिष्ठान क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण तीन प्रकार के हो सकता है: महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी हो सकते हैं। रूपांतर सीमा क्या है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या है? जहाँ न तो कई नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि हम सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाली तरल है जो सामान्यतः महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार के गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रभाव की दर कैसे निर्धारित होती है, देखते हैं। प्लेट प्रवाह दरें, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या होता है? सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर है। प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की और दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाले फोर्स क्या है, बल क्या है? जिस समय पर वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तनी दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि ड्रिट प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराता जाता है और देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ना आरंभिक भारत कैसा था, 7.1 करोड़ वर्ष पहले ऐसा था। ये हिंद महासागर है। 5.5 करोड़ वर्ष ऐसा था भारत का आकार। फिर देख सकते हैं 3.8 करोड़ वर्ष ऐसा हो गया भारत का। 1 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा था। उसके बाद वर्तमान में अभी भारत का आकार ऐसा है। यहाँ जो है ना, यहाँ पे जो आकार लेते जा रहा है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। भारतीय प्लेट का जो है ना, भारतीय प्लेट का प्रवाह, वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उपस्थित के दो माध्यम रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हेनरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेटल जैसे प्लेट को प्रभावित करता है। भारतीय प्लेट का संचलन क्या था? भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रतिष्ठान क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है था। दो महाद्वीपों प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनियोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल यानी स्प्रेडिंग साइट है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। इम्पोर्टेंट है। आगे मकराना तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर ट्रोनी, इम्पोर्टेंट है, जो विस्तार
रन तल है में जा मिलती है। भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। इस तरह से देख, भारत एक बृहत द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक थेटिस सागर इसे एशिया महाद्वीप में अलग करता था माना जाता है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकरा गया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति में भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को थेटिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह भी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और उसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सक्रिय अभी भी जारी है, यानी एक्टिव है। हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है, ये अब भी एक्टिव है, बढ़ रही है और बढ़ते ही रहेगी भविष्य में। इस तरह से इस टॉपिक का आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट अभ्यास को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, एशिया और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है? तो किसने? अब्राहम आर्टेलियस ने। पोलर फ्लाइंग बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? तो पृथ्वी का घूर्णन से। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? कौन सा एक लघु प्लेट नहीं है? तो अंटार्कटिका नहीं है, बाकी सब है। महासागरीय अर्धस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो किस पे विचार नहीं किया? तो महासागरीय तल की चट्टानों की आयु पर विचार नहीं किया गया। इस टॉपिक में कुछ हम लोगों को ज्वालामुखी, उद्गम स्थल, इन सब के बारे में पता चला। कोई खास टॉपिक नहीं था, बट जो भी था इम्पोर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर